गुड मॉर्निंग बच्चों। बीकॉम पार्ट सेकंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर सेकंड मैनेजमेंट। तो हमने प्लानिंग के संबंध पढ़ा था, नियोजन की अर्थ और परिभाषाएं कि नियोजन किसे कहते हैं, क्या क्या परिभाषाएं दी गई है। अगला टॉपिक है हमारा नियोजन की प्रकृति, कि नियोजन का नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी, उसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है, कहाँ तक इसका क्षेत्र है, क्या क्या इसमें शामिल हैं। तो इस तरह की बातें इसमें आएंगी। नियोजन की प्रकृति के संबंध में हेरोल्ड कूंट्ज एवं ओडोनिल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में नियोजन की 5 बातों का उल्लेख किया गया मुख्य रूप से, जिसमें पहली है लक्ष्य पूर्ति में योगदान, यानी कि प्रत्येक संस्था का लक्ष्य जो भी नियोजन द्वारा निर्धारित किया जाता है तो उसे प्रत्येक व्यक्ति, समूह या संस्था सदैव कुछ न कुछ लक्ष्यों को आगे बढ़ाता ही रहना चाहता है। कोई भी संगठन या संस्था हो अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसका नियोजन का मूल पहला उद्देश्य क्या होता है? लक्ष्य पूर्ति को सहयोग करना, अपने लक्ष्य को निर्धारित समय में पूरा करना। तो जो भी उसके लक्ष्य के निर्धारित समय के लिए जो उद्देश्य दिए गए हैं, जो नीतियाँ निर्धारित की गई है, जो कार्यक्रम तय किए गए हैं, उनको क्रियान्वित किया जाता है और एक अवधि के निर्धारित अवधि के बीच में उनको पूरा किया जाता है। तो पहला इसका मूल किस तरह की प्रकृति है, इसके अपने लक्ष्यों को पूरा करने में योगदान देना। दूसरा है नियोजन की सर्वव्यापकता, जिसका मतलब है कि नियोजन एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसी इसकी प्रकृति इस प्रकार की है कि हर क्षेत्र में मिलेगा आपको, चाहे उत्पादन का क्षेत्र हो, विक्रय का हो, वित्त का हो, कर्मचारियों से जुड़ा हुआ हो या मैनेजमेंट का हो, कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र में आपको प्लानिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका क्षेत्र व्यापक है। ये संगठन, समन्वय, अभिप्रेरणा, नियंत्रण आदि सभी क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिना इसके ये संभव नहीं है। तीसरा बिंदु है नियोजन की सर्वोपरिता। नियोजन यद्यपि सभी कार्य जैसे नियोजन में संगठन, निर्देशन, अभिप्रेरण, समन्वय, नियंत्रण आदि अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी इनमें नियोजन सबसे पहले नंबर पाता है, क्योंकि इसकी प्राथमिकता सर्वोपरि इसलिए निर्धारित की गई है क्योंकि शुरुआत यहीं से की जाती है किसी भी कार्य की। बिना प्लानिंग के कोई भी कार्य सक्सेस नहीं होता, सफल नहीं होता, ना ही कोई वो उचित परिणाम दे पाता है। तो इसलिए नियोजन को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। अगला बिंदु दिया गया है इसमें योजनाओं की कार्यकुशलता। नियोजन प्रबंधकों की योग्यता, कुशलता और उनकी दक्षता के आधार पर निर्धारित होता है कि जो प्रबंधक नियोजन को लागू करते हैं, जो योजना बनाते हैं, उनकी क्या क्या योग्यता है, कितने कुशल हैं, कितनी उनकी क्षमता है, क्या दक्षता है। तो इस तरह से उनकी इन योग्यताओं का प्रभाव योजना की कार्यकुशलता पर पड़ता है। अगर अनभिज्ञ और ज़्यादा अनुभवी आदमियों ने योजना बनाई है तो निश्चित ही रूप से उससे परिणाम प्रभावित होंगे, और कुशल और योग्य व्यक्तियों के द्वारा योजनाएं बनाई गई हैं तो वो परिणाम सकारात्मक होंगे, लाभदायी होंगे। तो योजनाओं की कार्यकुशलता भी इससे प्रभावित होती है। नियोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नियोजन एक निरंतर चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा चलती है, यानी कि समय समय पर जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है हमें प्लान बनाने पड़ते हैं। जैसे कि किसी कार्य को शुरू करते हैं उस समय प्लान बनाना पड़ता है, फिर आगे तालमेल और समन्वय बनाने के लिए भी प्लान बनाना पड़ता है, और अंतिम रूप से परिणाम प्राप्त करने के बाद भी हमें प्लान बनाने पड़ते हैं। तो नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, और इसकी निरंतरता के संबंध में कूंट्ज और ओडोलेन ने कहा है कि निर्धारित लक्ष्य पर पहुंचने के लिए प्रभावी नियोजन की घटनाओं, पूर्वानुमानों और पुनर्योजनाओं की दशा को बनाए रखने के लिए निरंतर जांच की आवश्यकता होती है। यानी कि समय समय पर इनकी योजनाएं बनाना, उनकी जांच करना और परिणामों को देखना आवश्यक होता है। कुछ और बातें भी इसमें शामिल की गई हैं। कूंट्ज और ओडोनिल के अलावा भी इसकी प्रकृति में और भी बातें शामिल हैं, जैसे कि नियोजन एक बौद्धिक क्रिया है, यानी कि प्लान हमेशा एक भौतिक न होकर के एक बौद्धिक क्रिया है, मानसिक क्रिया है, जो मानसिक योग्यता और क्षमताओं पर टिकी होती है। इसमें बुद्धि और दूरदर्शिता का होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी कोई प्लान बनाते हैं, कोई योजना तैयार करते हैं, कोई निर्णय लेते हैं,
तो उसमें दूरदर्शिता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है कि आगे हम देखा जाता है कि क्या परिणाम इससे प्राप्त होंगे। तो निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विवेकपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर उसको प्लान को, योजना को सफल बनाया जा सके। तो संगठन का अभिनंग अगला बिंदु है, इसमें संगठन का अभिनंग। तो नियोजन की प्रकृति में अगला बिंदु संगठन का अभिनंग से तात्पर्य है कि यह संगठन का एक हिस्सा है, एक ऐसा हिस्सा है, उसका अभिनंग है, उससे अलग नहीं है। जहाँ भी हम संगठन की व्याख्या करेंगे तो नियोजन उसमें शामिल अवश्य होगा। अगला बिंदु समस्त प्रबंधकीय क्रियाओं में अंतर्व्याप्त। नियोजन समस्त प्रबंधकीय क्रियाओं में अंतर्व्याप्त रहता है, जैसे संगठन हो, निदेशन हो, समन्वय हो, अभिप्रेरणा हो, नेतृत्व हो, संदेश वाहन हो, नियंत्रण हो। तो ये सभी जो बिंदु हैं तो इनमें सभी में किस चीज़ की मुख्य जरूरत आवश्यकता पड़ती है, अंतर्व्याप्त रहता है इनमें सभी में नियोजन। नियोजन के बिना ये सब अधूरे हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें कि तो इसका अर्थ ये निकलता है कि नियोजन अन्य प्रबंधकीय कार्यों के लिए भी आधार का काम करता है। नियोजन के द्वारा अन्य प्रबंध के जो कार्य हैं, डायरेक्शन का, ऑर्गेनाइजेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो, मोटिवेशन हो, कंट्रोल हो या लीडरशिप हो, तो इन सभी मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं, इन सब में प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है। अगला बिंदु कार्यकुशलता का आधार, यानी कि नियोजन कार्यकुशलता का आधार भी है। बिना कार्यकुशलता के नियोजन संभव नहीं है। तो जब भी हम कोई कार्य सक्सेस करते हैं तो उसमें योग्यता, दूरदर्शिता, विवेक, बुद्धि, ये सब की आवश्यकता होती है। लेकिन इनके साथ साथ हमें मुख्य रूप से किसकी आवश्यकता पड़ती है, हमको प्लानिंग की, नियोजन की। हमारी बौद्धिक क्षमता का सदुपयोग अगर हमें जहाँ भी किसी भी संगठन या क्षेत्र या प्रबंधन में करना है, तो सबसे पहले हमको उसको योजना बना करके, प्लान बना करके उसको आगे बढ़ाए जाएंगे। तो ये कार्यकुशलता का एक आधार भी है नियोजन। अगर नियोजन को देखा जाए तो मूल रूप से निर्णय नहीं है, यानी कि जो भी हम प्लान बनाते हैं वो अपने आप में एक डिसीजन ही होते हैं। तो इनका मूल अगर तत्व हम देखा जाए इनका, तो इनका बेसिक क्या होता है, ये डिसीजन ही होते हैं। प्लानिंग इज डिसीजन, मतलब जो भी योजनाएं बनाई जाती है तो वो अपने आप में एक निर्णय होते हैं, क्योंकि ये निर्णय प्रक्रिया से ही गुजरते हैं। जो भी योजनाएं बनाती है वो अपने आप में निर्णय प्रक्रिया से गुजरते हैं, तो इसलिए ही इनको अपने आप में क्या कहा गया, निर्णय कहा गया है। इनमें पूर्वानुमान का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जैसे हेनरी फॉयल ने कहा है कि नियोजन विभिन्न प्रकार के पूर्वानुमानों का, चाहे वे अकल्पनीय हो, चाहे दीर्घकालीन हो या सामान्य हो, कोई से भी हो, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, मध्यकाल के हो, किसी भी तरह के हो, वो सामान्य हो या विशिष्ट हो, विश्लेषणात्मक हो या संश्लेषणात्मक हो, कैसे भी कोई भी प्लान हो, उनमें सब में पूर्वानुमान की आवश्यकता होती है। तो नियोजन अपने आप में क्या होता है कि पूर्वानुमान भी है, क्योंकि जो भी हम योजनाएं बनाते हैं भविष्य को आधार पर रख के ही बनाते हैं, इसलिए ये अपना आप में क्या है, पूर्वानुमान भी है। एकता, हेनरी फ्योल ने कहा है कि एकता भी नियोजन का मुख्य लक्षण है। एकता का तात्पर्य है कि एक समय में केवल एक ही योजना कार्यान्वित की जा सकती है, क्योंकि दो विभिन्न योजनाओं में अगर लागू करेंगे तो गलतफहमी होगी और दुविधा होगी या भ्रांति होगी, अव्यवस्था हो सकती है। इसलिए इसमें थोड़ा सा एकता का भी अंश है। तो ये नियोजन की प्रकृति थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के बिंदुओं को शामिल किया गया है। तो आप नियोजन के संबंध में अर्थ परिभाषा पढ़ चुके, और उसके बाद में इसकी प्रकृति को पढ़ा आपने कि इसकी प्रकृति में कौन कौन से बिंदु होते हैं। लक्ष्य पूर्ति में योगदान, नियोजन की सर्वव्यापकता, सर्वोपरिता, कार्यकुशलता, दूरदर्शिता, निरंतर प्रक्रिया, बौद्धिक प्रक्रिया, संगठन का हिस्सा। तो ये सारी बातें इसकी नियोजन की प्रकृति का एक हिस्सा है। आगे के बिंदु हम और पढ़ेंगे।